बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी बीवी जब एक के बाद एक बेटी पैदा करती चली गई तो मेरे सब्र का पैमाना लबरेज होने लगा था। मुझे बेटे की बहुत ज़्यादा ख्वाहिश थी। अगर जल्दी ही एक दो बेटियों के बाद मेरी ये ख्वाहिश पूरी हो जाती तो शायद मेरे अंदर बेटे को लेकर इतनी खुशी ना होती। लेकिन जब सातवीं बार भी मेरी बीवी ने एक बेटी को ही जन्म दिया तो मैंने दूसरी शादी करने का फैसला किया। फिर मैंने बेटी की ख्वाहिश में जल्दी ही दूसरी शादी कर ली और फिर वाकई में दूसरी बीवी से बेटा ही पैदा हुआ, जिस पर मैं बहुत ज़्यादा खुश था। अपने बेटे से तो मुझे मोहब्बत थी ही, मैंने अपनी दूसरी बीवी को भी महारानी बनाकर रखा था। सारे घर पर और घर वालों पर उसका हुक्म चलता था। अपनी पहली बीवी की मेरी नज़रों में कोई औकात नहीं थी और मैं बात बात पर उसकी बेइज्जती करता रहता था। एक दिन मेरा बेटा रोता हुआ मेरे पास आया और कहने लगा कि बाजी ने मारा है। उसके मुंह से ये बात सुनते ही मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा हुआ। गुस्से में पागल होते ही मैंने अपनी बेटी को बेसमेंट में बंद कर दिया, जिसके बाद मैं ये बात भूल ही गया कि मैंने अपनी बेटी को कैद किया है। और जब काफ़ी दिनों बाद मुझे याद आया तो मैं भागते कदमों से बेसमेंट की तरफ दौड़ा और जैसे ही मैंने बेसमेंट का दरवाज़ा खोला तो वहाँ का मौजज़ा देखकर तो मेरे पाँव तले से ज़मीन ही निकल गई थी। मैं उस वक्त लेबर रूम के बाहर खड़ा था, बेचैनी से किसी खुशखबरी का इंतज़ार कर रहा था। मेरी बीवी चौथी बार माँ बनने वाली थी। पहले 3 बार उसने बेटियों को पैदा किया था, तो इस बार मुझे बेटे की उम्मीद थी। मैं दिल ही दिल में बेटे की पैदाइश की दुआ कर रहा था। उस वक्त मेरे दिलो दिमाग में बस मेरे होने वाले बच्चे के लिए सोचें छाई हुई थी, और वो भी बस ये कि बेटा ही पैदा हो। अपनी बीवी की उस वक्त की तकलीफ और दुख दर्द का मुझे कोई अंदाज़ा नहीं था। मुझे बस बेटे की पैदाइश से मतलब था। और जब डॉक्टर लेबर रूम से बाहर आई तो मैं जल्दी से उसके पास गया। उसने अपने हाथों में कंबल में लिपटे एक बच्चे को उठाया हुआ था। मैं उसके पास जाकर कुछ नहीं बोल सका था, बस उसको देख रहा था कि उसके मुंह से क्या अल्फाज निकलते हैं। मगर जैसे ही उसके मुंह से मुबारकबाद के लफ्ज़ निकले तो मेरा दिल खुशी से भर उठा था। लेकिन उसके अगले अल्फाज ने मेरी सारी खुशी को ख़त्म कर दिया, क्योंकि इस बार भी उसने एक बेटी को ही जन्म दिया था। अब चौथी बार भी मुझे बेटी का बाप बनने की कोई खुशी ना थी। मैं डॉक्टर की बात सुनकर गुस्से में हुंकार गया और उसके हाथों में अपनी बेटी पर तवज्जो दिए बगैर वहाँ से चला आया, जिसकी वजह से डॉक्टर मेरा ऐसा रवैया देखकर हैरान थी। और वो भी फिर वापस लेबर रूम में चली गई थी। मैं बेटी की पैदाइश का सुनकर इतना बेजार हो गया था कि मैं वहाँ से तो क्या हॉस्पिटल से ही चला गया था। लेकिन इससे पहले मैं मोटरसाइकिल के पास जाता इतने में गेट पर एक रिक्शा आकर रुका और उसमें से अम्मा सामान लेकर निकल रही थी। मैं मुंह बनाकर वहाँ खड़ा था। अम्मा ने रिक्शे से उतरते ही मेरी तरफ सवालिया नज़रों से देखा तो मैंने गुस्से से कहा, मैं जा रहा हूँ काम पर, खामखा मेरा वक्त ज़ाया किया। मेरी बूढ़ी अम्मा मेरे लहजे से समझ गई थी कि इस बार भी पोती ने ही जन्म लिया है, मगर इससे पहले वो मुझसे कुछ कहती मैं आगे बढ़ गया। मुझे पता था कि अम्मा से मुझे नसीहतें ही सुनने को मिलेंगी, इसलिए अपने पीछे से उनकी पुकार को नज़रअंदाज करते वहाँ से चला गया। वो शायद मुझे नाश्ता करने को भी कह रही थी, जो वो बना कर लाई थी, क्योंकि मैं सुबह फज्र से पहले ही दर्द होने पर अपनी बीवी को अस्पताल ले आया था। मगर उस वक्त तो बेटी होने की खबर ने मेरा मूड बेइंतहा ख़राब कर रखा था, जिससे मेरी भूख प्यास उड़ गई थी और उसके साथ किसी से बात करने का भी दिल नहीं कर रहा था। इसीलिए नाश्ता करने के लिए दोबारा अस्पताल जाने का मेरा कोई इरादा नहीं था। मैं सोच तो रहा था कि अस्पताल से सीधे काम पर चला जाऊंगा, मगर अब सड़क पर मोटरसाइकिल चलाते मेरे दिमाग में अजीबो-गरीब बातें चल रही थी। मैंने इस बार अपनी बीवी की माँ बनने की खबर सुनते ही उसे टोकना शुरू कर दिया था कि इस बार मुझे बेटा ही चाहिए। जिस पर वो आगे से कुछ कहती तो मैं उसे सख्ती से टोक देता कि मुझे कोई तसल्ली दिलासा नहीं सुनना। उसके साथ ही मैंने अपनी दुकान पर काम करने वाले लड़कों के सामने कुछ ज़्यादा ही शेखियाँ मारी थी कि इस बार बेटा पैदा होने पर मैं उन्हें उनकी पसंद का कुछ अच्छा सा खिलाऊंगा और उनकी तनख्वाहों में भी इजाफा कर दूंगा। मेरा रवैया हर बार ऐसा नहीं होता था, बल्कि पहले 3 बेटियों को तो मैं दिल में बेटे की ख्वाहिश होने के बावजूद बहुत खुशी खुशी कबूल कर गया था। मगर इस बार मेरे दिल में ये ख्वाहिश कुछ ज़्यादा ही जड़ पकड़ गई थी कि अब चौथी बार तो बेटा ही पैदा होना चाहिए। मैंने इतना इंतज़ार जो कर लिया है, इसके साथ साथ मैं अपने आप को बड़ा आला इंसान समझता था,
जो कि 3 बेटियां होने के बावजूद उनसे प्यार करता था। इसीलिए ये सोचता था कि अब तो बेटे का बाप बनने का मेरा हक है। और कुछ इर्द गिर्द पूछने वालों ने मेरा दिमाग खराब कर रखा था। हर बार पता होने के बावजूद मुझे नीचा दिखाने के लिए मुझे कुरेद कुरेद कर पूछते थे, क्या तुम्हारी तीनों बेटियां ही हैं, बेटा कोई नहीं है? फिर महंगाई का रोना रोने लगते कि आजकल के दौर में बेटियों को ब्याहना कितना मुश्किल हो गया है। और इसके साथ ही ज़माने बदलने की कहानियाँ सुनाने लगते कि आजकल के दौर में बच्चियों की तरबियत करना किस कदर मुश्किल हो गया है। यहाँ हर तरफ शिकारी उन्हें दबोचने को तैयार बैठे हैं, यानी जितने मुंह उतनी ही बातें। और सब के सब ऐसे कि हर बेटी के बाप के दिल में इतने वसवसे और खर्चात पैदा करने वाली बातें थी। बेटी तो अल्लाह की तरफ से रहमत थी, लेकिन लोग उसे जहमत बनाने में तुले रहते थे। मैं उस दिन दुकान पर आया तो फिर 2 दिन वापस घर नहीं गया और ना ही फ़ोन करने की जहमत की। मुझे इस बारे में कोई इल्म नहीं था कि मेरी अम्मा मेरी बीवी को घर वापस कैसे लाएंगी और घर में किसी खर्चे पाने की ज़रूरत तो नहीं है। मेरा रवैया बहुत ज़्यादा लापरवाही लिए हुए था, लेकिन मैं इस लापरवाही को अपना हक समझ रहा था। घर के नंबर से 1-2 बार फ़ोन आया, लेकिन मैंने सुनना गवारा ही नहीं किया। दुकान पर जो लड़के काम करते थे वो शायद पहले ही दिन मेरी शक्ल से समझ गए थे कि मेरी बेटे की ख्वाहिश पूरी नहीं हुई, इसीलिए वो भी खामोशी से अपना काम करते और छुट्टी के वक्त चले जाते। आखिर फिर एक दिन अम्मा बेचारी मेरी दुकान पर खुद ही आ गई। अम्मा की उम्र तो काफ़ी थी, लेकिन फिर भी उन्होंने इस उम्र में खुद को बहुत ज़्यादा फिट रखा हुआ था। रिवायती सांसों की तरह कभी भी अम्मा ने मेरी बीवी से कभी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं किया और ना ही मुझे बेटे की ख्वाहिश करने पर चढ़ावा दिया, बल्कि वो तो हमेशा मुझे समझाती ही रहती थी कि ये तो अल्लाह की देन है, वो जो भी चाहे दे, इसमें किसी इंसान का कोई अमल दखल नहीं है। लेकिन मैं उनकी बातों पर कम ही ध्यान देता था। मेरे दिल में जो बात एक बार समा जाती, मैं उससे पीछे हटने को तैयार ही नहीं होता था। उस दिन अम्मा ने मुझे बहुत डांटा और घर आने को कहा, तो मैं जैसे उन पर एहसान करके घर आ गया। घर आते ही मेरी बेटियां मुझसे आकर लिपट गई थी, तो मुझे भी उन पर बेतहाशा प्यार आ गया। मैं जो 2 दिन परेशान और गुस्से में घूम रहा था, उन्हें देखते ही मेरे चेहरे पर नरमी छा गई थी। अम्मा मुझे अपनी बच्चियों में मुतमईन होते देख आगे बढ़ गई। शायद उनके दिल में भी डर आ गया था कि कहीं मैं अपनी बच्चियों से भी बदजन ना हो जाऊं। मैं अभी लाड प्यार में ही लगा हुआ था कि अम्मा ने कंबल में लिपटी मेरी छोटी बेटी को भी लाकर मेरी गोद में डाल दिया, जिस पर मैंने थोड़ा झटपटाते उसे देखे बगैर अपनी गोद से उतारना चाहा था। लेकिन अम्मा ने मेरे इस अंदाज पर नरमी से मुझे टोकते हुए कहा कि एक बार मैं उसका चेहरा तो देख लूं, अगर मुझे उस पर प्यार ना आए तो बेशक गोद में ना लूं। जिस पर मैं ना चाहने के बावजूद अपनी बेटी को प्यार करने लगा था। मैं जानता था कि अम्मा के सारे काम इसलिए थे कि मैं मूड अच्छा कर लूं और पहले जैसा हो जाऊं। उस वक्त तो मैं बहल गया था, लेकिन मेरे दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। अम्मा को लगा था कि मैं बेटे की ख्वाहिश को भूल ही गया हूँ, लेकिन ऐसा नहीं था, बल्कि अब तो वक्त गुजरने के साथ बेटे का बाप बनने की ख्वाहिश जोर पकड़ती जा रही थी। मैं अब बेटे के लिए कुछ भी करने को तैयार था। एक बेटे को पाने के लिए मैंने अपनी बीवी की सेहत के बारे में भी नहीं सोचा था। मेरी छोटी बेटी बस 2 महीने की थी जब मेरी बीवी दोबारा माँ बनने वाली हो गई। इसके पीछे मेरी यही कोशिश थी कि क्या पता इस बार बेटा पैदा हो जाए। और फिर मैं बहुत बेचैनी से वक्त गुजरने का इंतज़ार करने लगा। अपनी बीवी को 1-2 बार पीर बाबा के पास भी ले गया था, जिनके बारे में मुझे ये सुनने को मिला था कि उनके दम दुरूद और तावीज़ों से बेटा ही पैदा होता है। इसलिए मुझे जैसे यकीन था कि इस बार मेरे बेटे की ख्वाहिश लाजमी पूरी होगी। इसीलिए तो इस बार मैंने खुद से अपनी बीवी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा था, जो कि हर बार रखना चाहिए था, लेकिन मेरी आंखों पर तो बस बेटे की मोहब्बत की पट्टी बंधी हुई थी। और बेटे की पैदाइश के लिए मैं ये भी नहीं सोच रहा था कि उससे मेरी बीवी की जान को ख़तरा हो सकता है, और इस तरह अगर कुछ हो जाता तो मेरी चारों बेटियां माँ की मोहब्बत से महरूम हो जाती। डिलीवरी का वक्त आते ही पिछली बार की तरह इस बार भी मैं अकेला ही अपनी बीवी को अस्पताल ले आया था, लेकिन इस बार भी वहाँ मौजूद डॉक्टर ने मुझे बेटी होने की मुबारकबाद दी तो कुछ पल को मेरा दिमाग ख़राब सा हो गया था। मेरी बीवी की डिलीवरी क्योंकि नॉर्मल हुई थी, तो उसे लेबर रूम से कमरे में शिफ्ट किया गया।
تو میں نے اس کی حالت کی پرواہ کیے بغیر اسے باتیں سنانی شروع کر دی تھی۔ وہاں ارد گرد نرس میری باتیں سن کے کانوں کو ہاتھ لگا رہی تھی، لیکن مجھے تو جیسے کسی بھی بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی، بس جاہلوں کی طرح بیٹی کی پیدائش پر بیوی کو الزام ٹھہرا رہا تھا۔ کچھ غصہ تو مجھے یہاں کے ڈاکٹروں پہ آیا تھا کہ اب ہمیں بچوں کی پیدائش پر روک لگا دینی چاہیے، نہیں تو میری بیوی کی صحت پر برا اثر پڑ سکتا ہے۔ ایک تو 5ویں دفعہ بھی میری بیٹی ہی پیدا ہوئی تھی، اور دوسرا ڈاکٹر کی نصیحت مجھے زہر لگ رہی تھی۔ میرا خیال تھا کہ ہر بار بیٹی پیدا کر کے میری بیوی کوئی بڑا کارنامہ انجام نہیں دے رہی ہے جو ڈاکٹر ایسی بات کر رہی ہے۔ مجھے اپنی 5 بیٹیاں بہت بھاری پہاڑ کی طرح لگ رہی تھی، جس پہاڑ کے بوجھ تلے میری سانس دب رہی تھی۔ شاید میری یہ حالت اس وجہ سے تھی کہ میں نے اس بار کچھ زیادہ ہی پر یقین ہو کر بیٹے کی امید لگا رکھی تھی، اور اب اپنی توقع کی پرکھ سے بیٹے کی جگہ ہر بار بیٹی کے پیدا ہونے پر جیسے میں پاگل ہونے لگا تھا۔ اماں نے اسپتال آنے پر مجھے غصے بھری نظروں سے دیکھا تھا، لیکن میں کچھ بھی سمجھنے کو تیار نہیں تھا، بلکہ مجھے تو اماں پر ہی غصہ آیا تھا کہ انہیں اب بھی میں ہی غلط لگ رہا ہوں۔ مجھے لگتا تھا کہ میں اپنی 4 بیٹیوں کو قبول کر چکا ہوں، تو جیسے بہت بڑا کارنامہ انجام دے رہا ہوں۔ اس بات پر سب میری واہ واہی کریں، مجھے سب اعلیٰ سمجھے۔ اس پر بیٹے کی خواہش پر میرا جو بھی درد سامنے آتا ہے وہ بالکل جائز ہے، اور سبھی میری طرفداری کرے کہ ہاں جی، اب تو ایک بیٹے کا باپ بننے کا حق رکھتا ہوں میں۔ اس کے بعد میں نے بغیر کسی ڈاکٹر یا اپنی بیوی یا پھر اپنی ماں کی باتوں پر کان دھرے بیٹے کے لیے کوشش شروع کر دی تھی، اور پھر 5ویں کے بعد 6ٹھی اور پھر 7ویں بار بھی میری بیوی نے بیٹی کو ہی جنم دیا تھا۔ میں ایک 7 بیٹیوں کا باپ بن چکا تھا۔ ایک بیٹے کو پانے کے لیے میں نے اپنے گھر میں بیٹیوں کی لائن لگا دی تھی، جبکہ میرا رویہ اب کسی بھی بیٹی کے ساتھ اچھا نہیں رہا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ سب کی سب منحوس ہیں جن کی وجہ سے بیٹا پیدا نہیں ہو رہا۔ ہر بار ڈاکٹروں سے الگ مجھے اتنی باتیں سننی پڑتی تھیں جو کہ بیوی کی خراب حالت کی وجہ سے سناتی تھی۔ آخر 2 بچیوں کو میری بیوی نے بڑے آپریشن کے ذریعے پیدا کیا تھا، جس کی وجہ سے اس کی حالت زیادہ خراب ہو گئی تھی۔ وہ وقت سے پہلے ہی بوڑھی ہو گئی تھی۔ بیٹیوں کے ساتھ ساتھ بیوی کے ساتھ بھی میرا رویہ خراب ہو گیا تھا، جو بلا وجہ میری ہر بات مان لیتی تھی۔ اس کے باوجود اس کو میں نے کوئی عزت نہیں دی تھی۔ میں نے اپنی پہلی بیوی سے مایوس ہوتے دوسری شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ مجھے دوسری شادی کی اجازت دے دی گئی، جبکہ اماں میرے اس فیصلے کے خلاف تھی، لیکن میں نے ان کی کوئی بات نہیں سنی اور اپنی پسند سے دوسری شادی کر کے بیوی اسی گھر میں لے آیا تھا۔ میری دکان کافی اچھی چل رہی تھی، تو گھر میں اخراجات کی کوئی زیادہ پریشانی نہیں تھی، اور کچھ میری پہلی بیوی اور اماں کافی دیکھ بھال سے خرچہ کرنے والی تھی، تو کبھی رزق کی تنگی کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا۔ رزق میں برکت شاید میری بیٹیوں کی بدولت تھی، جو کہ میں کبھی نہیں سمجھ سکا تھا، اور انہیں ساری زندگی خود پر بوجھ سمجھنے میں ہی لگا دی تھی۔ میری دوسری بیوی کی ماں بننے کی خبر سنتے ہی میں نے جیسے اسے پلکوں پر ہی بٹھا لیا تھا۔ گھر میں سب کو سختی سے بول دیا کہ اس کا خاص خیال رکھا جائے۔ پھر آخرکار دوسری بیوی سے اللہ نے مجھے بیٹے کی نعمت سے نواز ہی دیا تھا، اور میں اب بیٹے کی خوشی میں پاگل پاگل ہی ہو گیا تھا۔ خوشی سے میرا چہرہ گلاب کی طرح کھلا پڑا تھا۔ ساری زندگی میں شاید ہی اتنا خوش ہوا ہوں گا۔ میری دوسری بیوی نے مجھے بیٹا دیا تھا، تو اس کی اہمیت پہلے سے بھی زیادہ بڑھ گئی تھی، اور کچھ وہ بیٹا پیدا کرنے پر فخر سے گردن اکڑائے رکھتی تھی۔ میرے گھر والے سبھی میری خوشی میں خوش تھے۔ میں ہر وقت اپنی دوسری بیوی کے ساتھ ساتھ رہا تھا، اور اب اسے اسپتال سے چھٹی ملنے پر خود اسے گھر واپس لایا تھا۔ گھر میں داخل ہونے پر میری بڑی بچیوں نے ہمارا بہت اچھا استقبال کیا تھا۔ اتنی اہمیت ملنے پر میری دوسری بیوی مغرور ہو گئی تھی۔ کچھ اس کی مغروریت میں نے اضافہ کر دیا تھا۔ اس نے مجھے بیٹا جو دیا تھا تو میں نے اس کو اپنے گھر کی مہارانی بنا دیا تھا۔ کوئی بھی بات ہوتی تو میں اپنی دوسری بیوی کی بات کو ہی اہمیت دیتا تھا، اور وہ کسی چھوٹی یا جھوٹی بات کو لے کر میرے کان بھر دیتی تھی، جس سے میری بچیاں اور میری پہلی بیوی کی اہمیت ختم ہوتی جا رہی تھی۔ میں نے اپنی پہلی بیوی کو تو جیسے گھر کی نوکرانی ہی سمجھ لیا تھا، ہر وقت اس کو ذلیل کرتا رہتا تھا، لیکن وہ آگے خاموشی سے میری ہر جلی کڑوی بات سن لیتی تھی۔ اماں کو بھی میں نے کسی گنتی میں رکھنا چھوڑ دیا تھا، اور اپنی بچیوں کو پہلے جو کبھی کبھار پیار اور شفقت سے نواز دیتا تھا وہ بھی اب ماضی کا قصہ ہو گیا تھا۔
कुछ अपनी दूसरी बीवी को खुश करने के चक्करों में और कुछ घर आते ही बेटे से प्यार करने में मुझे उनकी याद ही नहीं आती थी। और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता दूर होती चली गई। घर में अपनी 7 बेटियां, एक पहली बीवी और माँ होने के बावजूद मुझे बस अपनी दूसरी बीवी और बेटा ही दिखाई देते थे। इसी तरह बहुत सा वक्त गुजरता चला गया। इस दौरान ना तो किसी ने कोई हुर्फ शिकायत ज़बान पर लाया और ना कभी मुझे उनके बारे में कुछ एहसास हुआ। मेरा बेटा अब काफ़ी बड़ा हो गया था और मेरा लाडला भी, और वो सभी को बहुत प्यारा था, खुसूसन अपनी बहनों को, क्योंकि उसे ज़्यादातर बहनों ने ही पाला था। एक दिन मैं थका हारा काम से आया तो मेरा बेटा रोता हुआ मेरे पास आया। उसे रोता देख जैसे मेरी जान पे बन आई थी। मैंने उसे अपने पास बिठाकर उसे चुप करवाया और फिर उसके रोने की वजह पूछी तो वो दोबारा से रोने लगा और रोते हुए बताया कि उसे बाजी ने मारा है। ये सुनते ही मैं भड़क उठा था और मैं कुछ सुनने और समझने के काबिल ही नहीं रहा था। मेरी आंखें जैसे गुस्से से फटी पड़ी थी। मैं गुस्से से अपने कमरे से बाहर निकला और सबको आवाज़ें देने लगा और फिर गुस्से से चिल्लाते हुए पूछा कि किसने मेरे बेटे को मारा है, किसने मेरे होते इतनी हिम्मत और जुर्रत का मुजाहिरा किया है। आज तक मेरे बेटे को किसी ने फूल की छड़ी तक से नहीं छुआ था और ना ही वो इस तरह कभी बिलक बिलक कर रोया था। यही वजह थी कि मैं गुस्से से सबको घूर रहा था कि जिसका नाम भी सामने आएगा उसे मैं कड़ी से कड़ी सजा दूंगा। मुझे गुस्से से यूं बिलखता देख सभी डर से कांपने लगे। किसी को कुछ बोलते ना देखकर मैंने बेटे की तरफ देखा था कि वो मुझे बताए कि उसे किसने मारा है। तब उसने मेरी बड़ी बेटी की तरफ इशारा किया तो मैं बिना किसी को कुछ समझने का मौका दिए आगे बढ़ा था और अपनी उस बेटी का हाथ पकड़ के उसे एक तरफ को घसीटने लगा था। वो मेरी पहली औलाद थी, उससे मुझे शुरू से ही दिली लगाव था। लेकिन मैं इस वक्त सब कुछ भुलाए बस अपने बेटे की मोहब्बत में अंधा हुआ पड़ा था, जिसकी वजह से मेरे कानों में मेरी बेटी के रोने और ख़ुद को माफ़ करने की इल्तिजा नहीं पहुंच रही थी। मैंने अपनी माँ और अपनी पहली बीवी किसी की भी ना सुनते अपनी बेटी को लेकर बेसमेंट में बंद कर दिया था। उसे यहाँ बंद करने के साथ मैंने घर वालों को सख्ती से कह दिया था कि अगर किसी ने मेरी इजाज़त के बगैर ये दरवाज़ा खोलने की कोशिश की तो उसे भी यहीं बंद कर दूंगा। मेरी बेटी अंदर से रोते हुए ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाने लगी थी, लेकिन मैं कान बंद करता वहाँ से चला गया था। मेरे दिमाग में बस ये था कि आज पहली बार मेरे बेटे पर किसी ने हाथ उठाया है तो उसे सबक ज़रूर मिलना चाहिए। अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा तो हर किसी की हिम्मत और ज़्यादा लाजमी बढ़ जाएगी और मेरे पीठ पीछे वो मेरे बेटे के साथ कुछ भी कर सकते थे। मुझे अपने बेटे से इतनी मोहब्बत थी कि आज मुझे लगने लगा था जैसे मेरा बेटा इन सब में तन्हा है, वो कहीं मेरे बेटे से नफरत ना करते हों। और फिर मेरा उनके साथ रूखा रवैया वो भी मेरे सामने ही था, जिसकी वजह से मुझे यकीन था कि लाजमी वो सब मेरे दिल में मेरे बेटे को मिलने वाली अहमियत से जलते होंगे। उस दिन अपनी बेटी को यूं बेसमेंट में बंद करके मैं जैसे भूल ही गया था। कुछ मेरे दिमाग पर इतना गुस्सा सवार था कि मैं उसे एक रात दिन तो सज़ा देना ही चाहता था। इन सब में मैंने ये जानने की कोशिश ही नहीं की कि आखिर आज इतने सालों बाद मेरी बेटी ने अपने भाई को क्यों मारा है, क्यों वो इतना रोया है। उसने कभी किसी को डांटा तक नहीं था, इसीलिए आज मेरी बेटी के मारने पर वो यूं ज़ारो कतार हो गया था। उस दिन मैं अपने बेटे को खुद से लगाए ढेरों बातें करता रहा और इसी तरह उसे खुद से लिपटाए सो गया। और फिर सुबह उठते ही जल्दी जल्दी में मैं उसे स्कूल छोड़ के खुद अपनी दुकान पर चला गया था। सुबह उठ के मैं रात वाला वाक़या तकरीबन भूल ही गया था और फिर जब दोबारा अगली शाम घर गया तो किसी ने मेरे सामने कोई जिक्र भी नहीं किया था। शायद मेरे गुस्से से डर रहे थे। मैंने ज़्यादा घर में किसी की तरफ ध्यान भी नहीं दिया था। यही वजह थी कि मैं जान ही नहीं सका था कि मेरी कौन सी बेटी घर में सबके साथ नहीं है। मेरी बेटियां काफ़ी समझदार हो गई थी। वो खुद ही मुझसे दूर दूर रहने लगी और उनकी माँ उनको पढ़ाई के साथ साथ घरेलू काम भी सिखाती रहती थी। छोटी बेटियां बस दूर दूर से मुझे देखती, मगर मैंने कभी उनको प्यार से बुलाना ज़रूरी ही नहीं समझा था, इसीलिए वो भी मुझसे झिझकती थी। मेरे घर में मेरी 7 बेटियां थी, लेकिन फिर भी मैंने अपने घर में बिला वजह शोरगुल नहीं रखा था। सारी बेटियां ही बहुत सुलझी हुई थी और कुछ अम्मा ने उनकी तरबियत बहुत सख्त की थी। सभी इधर उधर से ज़्यादा अपनी दादी के पास ही पाई जाती थी।
3-4 दिन गुजरने के बाद अचानक से बैठे बैठे मुझे अपनी उस बेटी का ख्याल आ गया जिसे मैंने बेसमेंट में बंद किया था। ये सोच आते ही मैं कुछ घबरा सा गया था और एकदम से खड़ा हुआ। जो भी था वो मेरी बेटी ही थी। मैं उसे जान से मारने का सोच भी नहीं सकता था, लेकिन इतने दिनों बाद वो मुझे याद आई तो मुझे लगा कि वो लाजमी मर खप गई होगी। मैं तेज़ कदमों से दौड़ता हुआ नीचे बेसमेंट में जाकर उसे देखना चाहता था, लेकिन मेरे कदम डगमगा रहे थे। मेरी बीवी मुझे इस तरह देख के हैरान हो गई और पूछने लगी कि क्या हुआ है। मैं बगैर कुछ कहे बड़ी मुश्किल से नीचे की जानिब चल दिया था। मैंने कपकपाते हाथों के साथ बेसमेंट का दरवाज़ा खोला तो अंदर कुछ रोशनी दाखिल हुई थी। मैंने एक गहरी सांस भरते कदम अंदर रखा था और अपनी बेटी को देखने के लिए नज़र दौड़ाई तो उसे देखते ही मेरी नज़र वहीं ठहर गई थी। मेरी आंखें हैरानगी से अपनी बेटी को देख रही थी। मैं जो कुछ सोचकर यहाँ बड़ी मुश्किल से पहुँचा था, यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था। मुझे लगा था कि मेरी बेटी या तो मर गई होगी या बेहोश पड़ी होगी, लेकिन वो तो एक दीवार के साथ टेक लगाए बैठी थी। उसके साथ कोई और भी कमरे में मौजूद था और उसकी मौजूदगी मैं यहाँ सोच भी नहीं सकता था। उसकी मौजूदगी मुझे यहाँ एक मौजज़ा ही लगा था। उसके अलावा कोई और यहाँ होता तो मैं आसानी से यकीन कर लेता, लेकिन वो जिसके लिए मैं सोच रहा था कि यहाँ अकेला है, उसे कोई मोहब्बत नहीं करता होगा, वो यहाँ उसी के पास कैद में आकर बैठा था जिसने उसे मारा था। ये बात मैं अच्छी तरह समझ सकता था कि उनके दरमियान प्यार मोहब्बत का रिश्ता था, तभी तो वो अपनी बहन के पास यहाँ आया है। अगर उसे मेरी बेटियों की तरफ से नफरत मिलती तो वो कभी भी यहाँ नहीं आता। मेरा बेटा मेरी बेटी के पास बैठा उसे खाना खाने को बोल रहा था और वो मुसलसल उसे यहाँ से जाने को बोल रही थी कि अगर मैंने देख लिया तो मैं गुस्सा करूँगा। वो दोनों अचानक मुझे अपने सामने देखकर घबरा गए थे, मगर मुझे खामोश खड़े देखकर मेरा बेटा आगे आया था। अब्बू, बाजी को माफ़ करके यहाँ से निकाल दे, क्योंकि उस दिन बाजी ने उसे उसकी गलती पर मारा था। बाजी की इसमें कोई गलती नहीं थी। बाद में दादी ने मुझे सारी बात समझा दी थी, जिससे मुझे अपनी गलती का पता चल गया था। इसीलिए मैं रोज़ बाजी के पास खाना लेकर आ जाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है आप मुझे बाजी के साथ यहाँ बंद नहीं करेंगे। मगर मैं रोज़ बाजी से कहता हूँ कि यहाँ बंद ना हो, मैं आपको ले जाता हूँ, लेकिन बाजी कहती हैं जब तक बाबा नहीं मानेंगे वो बाहर नहीं आएंगी। अपने बेटे के मुंह से ये सब बातें सुनकर मुझे अपने ऊपर शर्मिंदगी हुई थी कि मैं अपनी बेटियों के बारे में क्या कुछ सोचता रहा। और अब मेरी बेटी आसानी से यहाँ से निकल सकती थी, लेकिन उसने मेरी मर्जी को अहमियत दी। इससे उसकी मुझसे मोहब्बत और इज्जत सामने आ रही थी। मैं अपनी बेटी और बेटे को लेकर सबके सामने गया तो सब हमें हैरानगी से देखने लगे थे। मैंने अपनी बाकी बेटियों को इतने सालों बाद प्यार की नज़रों से देखा था और उनको अपने पास बुलाकर प्यार करने लगा था। मेरी आंखों में आंसू थे। मैंने एक बेटे की ख्वाहिश में सबका हक मारा था, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने मेरे उस बेटे से कभी नफरत नहीं की थी, बल्कि कहीं ज़्यादा प्यार किया था। मुझे अपना आप अपनी बेटियों के सामने छोटा लगने लगा था और अब तक की गई मेरी सारी कोताहियाँ मुझे याद आने लगी थी। मैंने दिल से सबसे माफ़ी मांगी थी और अपनी पहली बीवी से भी, जिसने मेरी बच्चियों की इतनी अच्छी तरबियत की थी और मेरे घर को किसी भी मौके पर बिखरने नहीं दिया था। मैंने अपनी दूसरी बीवी से भी सख्ती से कह दिया था कि अब सबके साथ घुल मिल कर रहे। मुझे उससे कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए, जिस पर वो भी असबाब में सर हिलाते मेरी बात मान गई थी और अब सब कुछ ठीक हो गया था।